जय हिंद साथियों, गूगल पॉइंट जीके में आपका हार्दिक स्वागत है। प्राचीन इतिहास के संदर्भ में हम आगे जो महत्वपूर्ण टाइप्स है सिक्कों का इतिहास, सिक्कों के इतिहास से बनने वाले जो परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं उसके बारे में आज जानकारी साझा करेंगे। और जो वही क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में आने वाले होंगे, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सिक्कों के इतिहास में सबसे पहले पूछेगा कि सिक्कों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। सिक्कों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो न्यूमिस्मेटिक के अंतर्गत किया जाता है। पूछेगा कि सिक्कों का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? तो न्यूमिस्मेटिक के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद बात करेंगे सबसे पहले प्राचीन इतिहास से सीरियल वाइज से कि कब कब कैसे कैसे सिक्के किस तरह से प्रचलन में आए थे। तो सबसे पहले बात करेंगे सबसे ज्यादा सिक्के जारी किए गए किस वंश में सबसे ज्यादा सिक्के जारी किए गए थे? तो मौर्य शासक द्वारा, मौर्य वंश में मौर्य शासकों द्वारा सबसे ज्यादा जो है सिक्के जारी किए गए थे। इसके बाद अगला पॉइंट बात करेंगे कि सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे? सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे? तो होगा आपका गुप्त शासक द्वारा। मौर्य वंश की बात करेंगे, मौर्य वंश के जो संस्थापक था वो था हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद बात करेंगे सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो गुप्त शासक ने जारी किए थे। गुप्त जो साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वो श्रीगुप्त के द्वारा हुई थी। श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। इसके बाद बात करेंगे सबसे ज्यादा शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलाया था? सबसे ज्यादा शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलाया था? तो कुषाण शासकों द्वारा चलाया गया था। किन शासकों द्वारा चलाया गया था? कुषाण शासकों द्वारा चलाया गया था। कुषाण वंश के जो संस्थापक हैं वो थे कुजुल किडफिसस। तो पूछेगा कि कुषाण वंश का जो संस्थापक कौन था? कुजुल था। इसके बाद बात करेंगे शीशे के जो सिक्के थे किस शासकों द्वारा जारी किए गए थे? तो सातवाहन शासकों द्वारा। शीशे के सिक्के सातवाहन शासकों द्वारा जारी किए गए थे। सातवाहन जो वंश का संस्थापक था वो सीमुक था। सातवाहन वंश का जो संस्थापक था कौन था? सीमुक था। इसके बाद बात करेंगे सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए किसे दर्शाया गया है? पूछेगा कि सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए किसे दर्शाया गया है? तो समुद्रगुप्त को दर्शाया गया है। समुद्रगुप्त के जो सिक्के उस समय जारी किए गए थे उस समय उसको सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दर्शाया गया था। समुद्रगुप्त तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है। जनरल सी बात है कि समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेपोलियन किसने कहा था? तो एक अंग्रेज लेखक थे विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन किसे कहा था? समुद्रगुप्त को कहा था। इसके बाद उनकी एक पुस्तक आती है उसी में इसका जिक्र आता है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। विंसेंट स्मिथ की एक पुस्तक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन दर्शाया गया है। इसके बाद बात करेंगे कि दिल्ली सल्तनत में जब गुलाम वंश आता है उस समय इल्तुतमिश ने चांदी के सिक्का जो था उसको टका के रूप में और तांबा का जो सिक्का था उसको जीतर के रूप में चलाया था। इल्तुतमिश ने, ऐसे भी बताया जाता है कि दिल्ली सल्तनत का या गुलाम वंश का जो है वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को माना जाता है। लेकिन गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो आपका बताया जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासनकाल था वो 1206 से 1210 था। इसके बाद इसका शासनकाल आता है इल्तुतमिश का। तो इल्तुतमिश जो है चांदी के जो सिक्के थे उसका नाम उस समय क्या था? टका। और तांबा का सिक्का था उसका नाम क्या था? जीतल। उसको चलाया था। इसके बाद बात करेंगे सिक्कों पर सिकंदर सानी अंकित किया गया था। किसके शासनकाल द्वारा जो चलाए गए सिक्के थे? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो सिक्का चलाया था उसके सिक्के पर सिकंदर सानी अंकित किया गया था। इसके बाद बात करेंगे अदली चांदी का सिक्का।
अदली जो है, उस समय चांदी के सिक्के को अदली कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो सिक्का चलाया गया था अदली चांदी का सिक्का था, वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में चलाया गया था। ऐसे ही बताया जाता है कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस तुगलक वंश के किस शासक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, या किस शासक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? तो आपका क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन जो तुगलक था वो तुगलक वंश का शासक था, और सबसे ज्यादा दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा वर्षों तक किस वंश का शासन रहा था? तो आपके तुगलक वंश का, जो था 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक, कुल 94 वर्षों तक इनका इस वंश का शासक था। हालांकि सबसे दिल्ली सल्तनत का सबसे बुद्धिमान पढ़ा लिखा शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। लेकिन सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन किया था, वो योजना जो बनाई थी वो सक्सेस नहीं हुई थी। कई चीजें इन्होंने लागू की थी, जैसे टैक्स में वृद्धि कर दी थी, लेकिन उस समय अकाल पड़ गया तो वहां की जनता उस चीज को नहीं दे पाई, तो भी फेल हो गया। इसके बाद अपनी जो राजधानी थी वो दिल्ली से दौलताबाद किया, फिर वो भी सक्सेस नहीं हो, क्योंकि शासन व्यवस्था सही संचालित रूप से नहीं चल पाती थी, तो फिर वापस दौलताबाद से दिल्ली लेकर आए, ये भी इसकी योजना सही नहीं हो पाई। इसके बाद सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, वो भी यह योजना सही नहीं हो पाई। तो कुल मिलाकर के शासन काल जो था वो विभिन्न विभिन्न दिक्कतों का सामना इसको करना पड़ा था। इसके बाद ऐसे भी पूछेगा कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो आपके मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, जो तुगलक वंश का शासक था। इसके बाद रुपया मुद्रा के रूप में कब प्रचलित हुई थी? कब रुपये सिक्के को रुपये के रूप में जाना गया? तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में जो रुपया था, रुपया के रूप में जाना गया था। शेरशाह सूरी जो था वो 1540 से 1545 तक क्या किया था? शासन किया था। इसी के समय जो है एक और आता है इतिहास, चमड़े का सिक्का। चमड़े का सिक्का किसने चलाया था? निजाम भिश्ती ने चलाया था। निजाम भिश्ती ने चलाया था। इसके पीछे भी एक कहानी है कि जब 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध होता है, 1539 में चौसा का युद्ध होता है, तो उस समय जो है हुमायूं जो था, मुगल वंश का शासक जो था हुमायूं, तो वो पराजित हो जाता है। तो अपना जान बचाने के लिए वो गंगा नदी में क्या किया था? कूद जाता है। तो उसको जो एक नाव चलाता हुआ मल्लाह था, उसी ने हुमायूं को बचाता है। तो उसी हुमायूं को जब बचाने के बाद वो खुश होकर कहता है कि हम तुमको दिल्ली का एक दिन क्या करेंगे? राजा बना देंगे। वही बात पे चलकर एक दिन का राजा, ये भी पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत का एक दिन का राजा कौन बना था? तो निजाम भिश्ती बना था। तो उसी निजाम भिश्ती ने जब वह राजा बना दिल्ली का, तो वह किसका सिक्का जारी किया था? चमड़े का सिक्का जारी किया था। किसने जारी किया था? निजाम भिश्ती ने जारी किया था। और एक बात आती है कि इसके पहले जो शेरशाह सूरी था वो शेर खां के नाम से प्रचलित था। युद्ध के पहले जो है जो चौसा का युद्ध हुआ था, उसके पहले वो शेर खां के नाम से जाना जाता था। लेकिन इस युद्ध में जीत होने के बाद वह किस नाम से जाने लगा? शेरशाह सूरी के नाम से जाने लगा। ये बातें रही। इसके बाद सबसे ज्यादा किस मुगल वंश के किस शासक में सबसे ज्यादा सिक्कों की ढलाई हुई थी? तो औरंगजेब के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? औरंगजेब के शासनकाल में। औरंगजेब को दो नामों से, अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिसे और किस शासक को, मुगल वंश के किस शासक को आलमगीर के नाम से जाना जाता है या जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? औरंगजेब को जाना जाता है। औरंगजेब ने क्या किया था? सबसे बड़ी चीज थी कि वो जजिया कर, जो पहले जो अकबर ने सबसे जजिया कर जो था, वो एक गैर जो है धार्मिक कर था, उसको क्या किया था? खत्म कर दिया था 1564 ईस्वी में अकबर ने। हालांकि सबसे पहले जजिया कर जो है किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। लेकिन कई शासकों ने जैसे जैसे शासनकाल होता गया उस चीज को कोई खत्म किया, कोई लागू कर दिया, लेकिन अकबर ने उसको खत्म कर दिया था 1564 ईस्वी में जजिया कर को। लेकिन औरंगजेब जब आता है तो औरंगजेब उसको फिर लागू करता है 1674 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू कर दिया। इसके बाद की बात है कि जजिया कर को मोहम्मद शाह ने हमेशा के लिए खत्म कर दिया। वो एक दिन अलग से वीडियो होगा जजिया कर के बारे में, उसके बारे में सभी जानकारी एक ही जगह आपको मिल जाएगी। तो औरंगजेब को अन्य दो उपाधियों से भी जाना जाता है, आलमगीर भी कहा जाता है और जिंदा पीर कहा जाता है। किसको? औरंगजेब को। रक्त ये भी पूछता है कि रक्त लौ की नीति किसने अपनाई थी? तो औरंगजेब ने अपनाई थी। इसके बाद बात करेंगे कि भारत में
जो है स्थिर जो टकसाल है, टकसाल उसे कहा जाता है जहाँ सिक्कों की ढलाई की जाती है, जहाँ बड़ा उद्योग होता है उसी को क्या बोला जाता है, टकसाल बोला जाता है। तो भारत में 4 जगह सिक्कों की ढलाई की टकसालें हैं। पहला आपका मुंबई है, फिर हैदराबाद है, फिर कोलकाता है, फिर नोएडा। ये 4 जगह हमारी टकसालें हैं। कौन जारी करता है सिक्के को भारत में इस समय वर्तमान स्थिति में? तो आरबीआई का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक जो है अधिनियम आया था 38 में जारी, और बताया गया कि जो सिक्के होंगे, प्रचलन के लिए जो सिक्के होंगे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा क्या किए गए हैं, क्या किए जाएंगे, जारी किए जाएंगे। इसके बाद आरबीआई के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आरबीआई जो है, आरबीआई की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। पूछेगा कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। इसके बाद बात करेंगे कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 ईस्वी को क्या किया गया था, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। पूछेगा कि आरबीआई का स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी, और आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1 जनवरी 1949 में हुआ था। आरबीआई की जो स्थापना हुई थी यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर की गई थी। किस आयोग की सिफारिश पर? यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर की गई थी। इसके बाद बात करेंगे कि आरबीआई का पहला जो गवर्नर था, आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे वो थे ओसबर्न स्मिथ। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? ओसबर्न स्मिथ को माना। पूछेगा कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, तो ओसबर्न स्मिथ थे। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर ये आपके थे सीडी देशमुख। आरबीआई के जो पहले भारतीय गवर्नर थे वो आपके कौन थे? सीडी देशमुख थे। इस समय जो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है वो शक्तिकांत दास है, ठीक ना। पूछेगा कि वर्तमान में भारत रिजर्व बैंक के इंडिया के आरबीआई के गवर्नर कौन थे? शक्तिकांत दास। और आरबीआई के पहले जो गवर्नर थे ओसबर्न स्मिथ, पहले भारतीय सीडी देशमुख, इसके बाद वर्तमान में ये हैं। और आरबीआई की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को, और यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है। ये थोड़ी सी बातें रहे आरबीआई के बारे में। इसके बाद सिक्कों पे सबसे ज्यादा सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक अध्ययन के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद सबसे ज्यादा सिक्के किस शासन मौर्य शासकों द्वारा जारी किए गए थे? सबसे ज्यादा सोना का सिक्का गुप्त शासकों द्वारा जारी किया गया था, और सबसे ज्यादा शुद्ध सोने का जो सिक्का था वो आपके कुषाण शासकों द्वारा जारी किया गया था। ये बातें रही हमारी सिक्कों के इतिहास के बारे में। और अगले वीडियो में प्राचीन इतिहास के अलग जो मेन मुख्य टाइप्स होगा जो एग्जाम में आने के लिए अति महत्वपूर्ण है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि कहाँ कोई दिक्कत है। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।